किसान आंदोलन अब भी चल रहा है। सरकार और किसान दोनों अपनी बातों पर अब भी अड़े हुए हैं। वहीं कुछ किसान सरकार के साथ भी हैं और वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स इस पर खूब हुई है। लेकिन आज किसान आंदोलन के बारे में बात ना करके एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। आपने इस आंदोलन में कई ऐसे शब्द सुने होंगे जिसे सुनकर आपको लगा होगा कि ये शब्द यहाँ कहां से आ गए और इनके बारे में हिस्ट्री क्या है, कहां से आए ये शब्द निकलकर। जैसे खालिस्तान है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है और भी बहुत सारे शब्द हैं। पॉलिटिक्स कितनी गंदी चीज है ये आप ऑपरेशन ब्लू स्टार से समझ सकते हैं। हिंदू और सिख दो ऐसे धर्म जिनमें आपस में काफी मेल रहा है, पॉलिटिक्स ने इनको भी लड़वा दिया आपस में। एक नॉर्मल आदमी जो पॉलिटिक्स से दूर रहता है वो कभी ये इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकता कि ये दोनों धर्म के लोग आपस में लड़ भी सकते हैं धर्म के नाम पर। तो क्या हुआ था उसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो एक कहानी के रूप में आने वाली है आपके सामने, तो वीडियो एक फ्लो में चलती रहेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने आप में बहुत फैला हुआ टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। तो बात है 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो बहुत सारे स्टेट्स बट गए थे। पंजाब एक इकलौता ऐसा स्टेट था जो बिल्कुल ही आधा बटा था, लगभग आधा पाकिस्तान के पास गया था, लगभग आधा इंडिया के पास बचा था। बाकी स्टेट्स में क्या था, या तो पूरा पाकिस्तान के पास चला गया या पूरा इंडिया के पास आ गया, या अगर उनमें से कुछ कटा भी है तो बहुत छोटा सा पार्ट कटा है। लेकिन पंजाब का 54% पाकिस्तान के पास चला गया और 46% इंडिया के पास रहेगा, मतलब लगभग आधा स्टेट ही बटा था ये। तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुई थी बंटवारे की वो पंजाबियों के साथ ही हुई थी। तो पंजाब के लोगों को लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वहां से ये लोग समझने लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, और सिखों ने कहा कि सिखों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। उन्होंने अपने एक अलग राज्य की मांग करी। यहाँ उन्होंने अलग देश की मांग नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ एक अलग राज्य की मांग करी थी। लेकिन आपको याद होगा उसी टाइम पर एक मूवमेंट चल रही थी आंध्र प्रदेश में। वो लोग मद्रास से बंटवारा चाहते थे अपना भाषा के आधार पर, कि जो तेलुगु बोलने वाले हैं वो मद्रास से अलग हो जाए और जो तमिल बोलने वाले हैं वो मद्रास में ही रहे। मद्रास आज का तमिलनाडु है। तो उस टाइम पे मूवमेंट चल रही थी और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जो भाषा के नाम पर अलग हुआ था। तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में चले गए। तो यहाँ पंजाब में वैसा नहीं चाहते थे, पंजाब में चाहते थे कि सिखों के लिए अलग राज्य बने और हिंदुओं के लिए अलग राज्य बने। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर दिया कि जो पंजाबी बोलते हैं वो पंजाब में चले गए सभी धर्मों के, और जो हिंदी बोलते हैं वो हरियाणा में आ गए। 1966 में पंजाब को बांट दिया गया हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, अब ये दो स्टेट्स तो बन गए, लेकिन अब इन दोनों स्टेट्स में बात चलने लगी चंडीगढ़ के ऊपर। दोनों स्टेट्स आपस में दावा करते थे कि चंडीगढ़ उनका है। अब पंजाब कहता था कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, हमारे यहाँ पर खेती ज्यादा होती है तो हमें पानी की ज्यादा जरूरत है, तो चंडीगढ़ से आने वाला पानी उसकी हमें ज्यादा जरूरत है, वहां की नहर की हमें ज्यादा जरूरत है, चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार होना चाहिए। जबकि हरियाणा भी चंडीगढ़ पर अपना अधिकार चाहता था, वहां भी इनकी बात नहीं मानी गई। चलिए आप इस बात को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और आते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले जो ये मानते हैं कि 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही हमेशा के लिए गुरु है, अब इसके बाद कोई गुरु नहीं आएगा। लेकिन दूसरे होते हैं निरंकारी, जो ये मानते हैं कि आगे भी कोई भी जीवित आदमी जो डिजर्व करता है वो फिर से गुरु बन सकता है, और बाद में उनके गुरु बने भी हैं। तो सिख और निरंकारी दो तरीके के लोग हैं सिख धर्म में। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब कांग्रेस की सरकार थी। वहां पर 2 साल बाद जब चुनाव होते हैं 1977 में पंजाब में, तो कांग्रेस की पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हार गई और श्रोमणी अकाली दल ने अपनी सरकार बनाई। वहां से कांग्रेस पंजाब में कमजोर होने लगी। तो इंदिरा सरकार जो केंद्र में थी उनको पंजाब में भी आना था। पंजाब में कांग्रेस कमजोर होती दिख रही थी, तो उन्हें ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि अब कांग्रेस के लिए पंजाब में एक मजबूत नेता होना चाहिए। यानी जैल सिंह, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे भारत के, उन्होंने सुझाव दिया कि एक पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले हैं, काफी मजबूत नेता बन सकते हैं, वो हमारे काम भी आ सकते हैं क्योंकि पंजाब में लोग उनकी सुनते हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में जरा जान लेते हैं। 7 साल की उम्र में दमदमी टकसाल में इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी अपनी। सिख धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी। दमदमी टकसाल क्या है? दमदमी टकसाल अमृतसर से दूर जाकर थोड़ी सी एक जगह है जहाँ पर सिख धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। इनसे सिख धर्म के पढ़ाए जाने वाले जो लोग थे
दमदमी टकसाल के अध्यक्ष जो थे वो इतना इम्प्रेस हो गए थे इनसे कि उन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ दिया और दमदमी टकसाल का अध्यक्ष अपने बेटे की जगह इन्हीं को बना दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब में इनकी छवि किस तरीके की थी। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को यूज करने के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने सुझाव दिया कि आप इनको यूज कर सकते हैं, वो हमारे काम आ सकते हैं पंजाब में प्रचार करने के लिए। तो कांग्रेस ने ज्ञानी जैल सिंह के कहने पर भिंडरावाले को काफी पैसों से भी मदद करी और यह कहा कि आप पंजाब में कांग्रेस का प्रचार करिए। ऐसा ही हुआ, उनकी पैसों से हेल्प तो करी गई और वहीं भिंडरावाले ने कांग्रेस का प्रचार भी किया। लेकिन उस पैसे से भिंडरावाले ने हथियार भी खरीदने शुरू कर दिए। अब उसके पीछे क्या इंटेंशन थी, क्या सोचा था शुरुआत में ही उन्होंने, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भिंडरावाले ने उन पैसों से हथियार भी खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन साथ ही साथ वो प्रचार भी कर रहे थे, जो उनसे कहा गया था वो कर रहे थे। 1980 में कांग्रेस की सरकार पंजाब में वापस आई और कांग्रेस के सीएम बने, पंजाब के सीएम बने दरबारा सिंह। दरबारा सिंह भिंडरावाले को पसंद नहीं किया करते थे, उनकी बढ़ती छवि, उनके बढ़ते कद को वो पसंद नहीं किया करते थे। अब 1980 पे आ जाते हैं। 1980 में क्या हुआ, भिंडरावाले के सपोर्टर्स और निरंकारी लोग आपस में भिड़ बैठे और उसमें निरंकारी लोगों ने भिंडरावाले के 13 लोगों को मार दिया। 1980 की बात है ये। और उसी साल 24 अप्रैल को निरंकारियों के तीसरे गुरु गुरबचन सिंह को मार दिया गया। अब उसके पीछे भिंडरावाले के सपोर्टर्स का ही नाम आ रहा था, उनमें सबसे बड़ा नाम आया रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई और जैसे ही गिरफ्तारी हुई माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। अब रंजीत सिंह की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन पीछे जो माहौल गर्म हो रहा है उसको देखते हुए पंजाब केसरी के फाउंडर लाला जगत नारायण ने एक मुहिम चलाई। उन्होंने पंजाब के लोगों से कहा कि अगले साल होने वाली जो जनगणना है उसमें आपको अपनी मातृभाषा पंजाबी नहीं बतानी, हिंदी बतानी है। ऐसी कुछ मुहिम उन्होंने चलाई। अब एक साल बाद जब 1981 आया, 1981 में लाला जगत नारायण को भी मार दिया गया और इसके पीछे भी भिंडरावाले के सपोर्टर्स का, उन्हीं के लोगों का नाम आया। केंद्र सरकार अब तक भिंडरावाले को अरेस्ट करने से बच रही थी क्योंकि केंद्र सरकार का सीधा सीधा रिलेशन था भिंडरावाले से, क्योंकि प्रचार उन्होंने किया था और भिंडरावाले की फंडिंग कांग्रेस ने की थी केंद्र में बैठकर। तो अब तक वो बच रहे थे कि भिंडरावाले को अरेस्ट ना करें। लेकिन अब जब प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो उनको भिंडरावाले को अरेस्ट करना ही पड़ा। लेकिन भिंडरावाले के अरेस्ट होते ही जो पंजाब में वायलेंस हुआ है उसको देखते हुए सरकार को फिर पीछे हटना पड़ा। प्रॉपर गृह मंत्री को ही आना पड़ा सामने ये बयान देने कि भिंडरावाले के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से हमें भिंडरावाले को छोड़ना पड़ रहा है। अब भिंडरावाले को छोड़ तो दिया गया, लेकिन अब वो कांग्रेस से दूर हट गए और भिंडरावाले ने अपनी जो लिंक है वो सीधे शिरोमणि अकाली दल से बना लिए। अब शिरोमणि अकाली दल और भिंडरावाले ने मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा नाम की चीज चलाई और इसके पीछे उनकी इंटेंशन थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कराना। अब 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे और एशियन गेम्स भारत में 30 साल के बाद होने वाले थे। लेकिन धर्म युद्ध मोर्चा वालों ने सरकार को धमकी दी अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो आकर दिल्ली को जाम कर देंगे। अब सरकार के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी कि उनके देश वाले आए और लोगों के सामने दिखाएं कि भारत में क्या हो रहा है। ये भारत की इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। तो सरकार ने ऑर्डर दिए कि हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और कोई भी सिख बिना तलाशी के दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाएगा। अब तलाशी के ऑर्डर्स निकाल तो दिए गए, लेकिन वहां के डीआईजी एएस अठवाल, अवतार सिंह अठवाल पर बहुत सारे आरोप लगे कि वो तलाशी के नाम पर सिखों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे पंजाब के, उन्होंने भी शिकायत करी कि उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई है। अब वहां से सिखों के मन में ये आना शुरू हो गया कि हम सिख हैं इसलिए हमारे साथ ये बदतमीजी की गई है। तो वहां से ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव मानी जाती है। अब वहां से हिंदू और सिखों के बीच में खटास आनी शुरू हो गई और इस खटास का भिंडरावाले ने बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठाया। अब वक्त आ गया था कि भिंडरावाले ने अपनी पावर भी बढ़ानी शुरू करी। वो बहुत तेजी से सिखों के बीच में फेमस होने शुरू हुए और उन्होंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपनी जगह भी बदल दी। अब वो पहुंच गए गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त पर। और अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त एक ऐसी जगह है जो सिखों के बड़े बड़े फैसले वहां से होते हैं।
और अकाल तख्त जो है वो पहले के दिल्ली में जो मुगलों के तख्त हुआ करते थे उनसे भी 1 फीट ऊंचा है। तो भिंडरावाले ने अपनी जगह अब अकाल तख्त बना ली थी। अब अकाल तख्त में भिंडरावाले तो पहुंच गए, लेकिन जो हिंदू और सिखों के बीच में खटास चल रही है उसका असर दिखना शुरू हो गया। रात में पंजाब में अमृतसर और चंडीगढ़ से चलने वाली बसों में चुन चुनकर हिंदू परिवारों को मारा जाने लगा और ये केसेस दिन पर दिन बढ़ने शुरू हो गए। इससे केंद्र सरकार पर इतना दबाव बढ़ गया कि केंद्र सरकार ने अपनी ही पंजाब में सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सरकार अब भी भिंडरावाले को अरेस्ट करने से पीछे हट रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार को एक्शन लेने के बारे में सोचना ही पड़ गया। डीआईजी एएस अटवाल, जिन पर सबसे ज्यादा आरोप थे सिखों से बदतमीजी और बदसलूकी करने के, उनको गोल्डन टेम्पल के सीढ़ियों पर गोली मार दी गई और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि जो इनकी लाश को उठाने आएगा उसको भी गोली मार दी जाएगी। घंटों तक लाश सीढ़ियों पर पड़ी रही, लेकिन कोई उनको उठाने नहीं गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाके सीढ़ियों से लाश को उठाकर आ जाए। पुलिस वहीं की वहीं डरे डरे बैठी रही, लेकिन कोई उठाने नहीं गया। तब काफी देर के बाद सीएम ने भिंडरावाले को फोन किया और कहा कि वहां पर डीआईजी की लाश पड़ी हुई है, आप उसको उठाने दें। तब भिंडरावाले की परमिशन के बाद डरते डरते पुलिस की टीम जाती है और अपने डीआईजी की लाश को उठाकर लाती है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पंजाब में किसका राज चल रहा था। कौन सीएम, कौन प्रधानमंत्री, कौन सरकार, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भिंडरावाले थे जो भी कुछ थे। सबसे ज्यादा जो चल रही थी उस टाइम सिर्फ भिंडरावाले की चल रही थी। तो वहां से उस टाइम फिर डीआईजी की लाश को उठाकर लाया गया। अब वहां से केंद्र सरकार को लगने लगा कि पंजाब में हालत बिगड़ रही है। 3 साल बाद चुनाव भी थे लोकसभा के और सिखों के मन में यहाँ बैठा हुआ है कि सिख भारत में अनसेफ है। अचानक फिर ज्ञानी जैल सिंह को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया और उसके पीछे इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि सिखों के मन में यह जा सके कि एक सिख भारत का राष्ट्रपति भी हो सकता है। लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। तब डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव को पंजाब भेजा गया पंजाब के लोगों से बात करने के लिए। अब वहां पर वो जाते हैं और ये ऑफर भी करते हैं कि आपको चंडीगढ़ दे दिया जाएगा, जो कि पहले बात चल रही थी कि हमें चंडीगढ़ चाहिए जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था। तो वहां पर पीवी नरसिम्हा राव ने कह दिया कि चंडीगढ़ आपका ही होगा। सभी लोग मानने लगे, लेकिन भिंडरावाले अब भी नहीं माने। उल्टा जब ये बात चल रही थी ना, तो भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल के अंदर खाने की बोरियों में या फिर दूध के पैकेट्स में इनमें छुपाकर हथियार भी गोल्डन टेम्पल में ले जाना शुरू कर दिया। और यहां हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर आया। इस पूरे ऑपरेशन में इंटेलिजेंस 2 बार फेल होगा, जिसमें से एक ये भी था। खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और पीवी नरसिम्हा राव की जो बातचीत थी वो भी फेल हो गई थी। तो अब केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय एक्शन लेने के। तो एक्शन लेना पड़ा। तारीख 30 मई 1984 अमृतसर के पास पहली बार आर्मी को देखा गया। 1 जून 1984 को रात 9 बजे से अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया और 24 घंटे के अंदर यानी 2 जून तक 70,000 आर्मी के सैनिक अमृतसर में फैल गए। 2 जून की ही रात को 9 बजे इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर लाइव आई और उन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में हो रही हिंसा को अब वो रोक कर रहेंगी। 3 जून की सुबह अमृतसर की सभी फोन लाइंस को काट दिया गया और 3 जून को आर्मी ने स्वर्ण मंदिर को अपने घेरे में ले लिया और पहली वार्निंग कि जो कोई भी अंदर है वो बाहर आ सकता है, उसको कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्मी को पता था कि अंदर श्रद्धालु भी हैं और आर्मी निर्दोषों पर अटैक नहीं कर सकती थी। तो 3 और 4 जून ये सिर्फ वार्निंग में ही निकाले गए कि जो कोई भी अंदर है वो बाहर आ सकता है, उसको नहीं मारा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। तो 2 दिन में सिर्फ 150 लोग थे जो स्वर्ण मंदिर से बाहर निकले और जो बाहर निकले थे वो बता रहे थे कि अंदर जो भिंडरावाले के सपोर्टर्स हैं वो श्रद्धालुओं को बाहर नहीं आने दे रहे, उनको जबरन रोका जा रहा है। अब 5 जून को शाम 7 बजे से आर्मी ने गोलीबारी शुरू करी। उधर से भी गोली चलनी शुरू हुई, लेकिन यहां इंटेलिजेंस का एक और फेलियर आया। जितना गोला बारूद आर्मी एक्सपेक्ट कर रही थी, जितना उनको इंटेलिजेंस ने बताया था, भिंडरावाले के पास उससे ज्यादा गोला बारूद था। तो आर्मी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, सामने से उतनी ज्यादा गोलियां चल रही थी। अब आर्मी
सीधे सीधे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर अटैक नहीं कर सकती। ये बात भिंडरावाले बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने इसीलिए गोल्डन टेम्पल को अपने छुपने की जगह चुना था। आर्मी सीधा सीधा गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र स्थल पर हमला नहीं कर सकती। ये बात भिंडरावाले ने कई बार मीडिया के सामने भी कही थी। तो भिंडरावाले इसी चीज में थे कि आर्मी सीधा सीधा हम पर अटैक नहीं करेगी। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही 15-16 आर्मी के जवान शहीद हो गए। अब आर्मी को सोचने में मजबूर होना पड़ा कि क्या हमें सीधा अटैक करना है अमृतसर में। तो काफी सोचने के बाद 10 घंटे बाद यह डिसीजन लिया गया, जो काफी मुश्किल डिसीजन था, कि अब गोल्डन टेम्पल पर सीधा हमला किया जाएगा। टैंक्स मंगाए गए और टैंक्स की मदद से गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसा गया। कोशिश थी कि उनको अकाल तख्त तक पहुंचना है। बहुत सारी टीम्स ने कोशिश करी, लेकिन एक टीम अकाल तख्त तक पहुंच गई। पूरी रात गोलीबारी चली और 7 जून को ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। भिंडरावाले की लाश मिल गई और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल माना गया। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में एक खास बात और थी। यह ऑपरेशन चल रहा है या चलने वाला है, इसकी देश के राष्ट्रपति को कानो कान खबर नहीं थी। जब उनको पता चला तो उन्होंने इस चीज पर गुस्सा भी किया और वो तुरंत अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पहुंचे। लेकिन वहां जैसे ही वो पहुंचे, उन पर गोली चला दी गई और गोली उनसे तो बच गई, लेकिन उनके बॉडीगार्ड के कंधे पर जाकर लगी। तो यहां से ये समझ में आया कि अभी भी वहां पर लोगों में गुस्सा है। अब इस गुस्से का 4 महीने बाद बहुत ही गंदा असर देखने को मिला, जब इंदिरा गांधी के सीने में 30 गोली दाग दी गई, और वो भी उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह, अभेंद्र सिंह की तरफ से। लेकिन उसके बाद फिर जो दिल्ली में हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। 5000 निर्दोष सिखों को मार दिया गया। लेकिन अगर आज ये बात कहें ना कि अगर केंद्र सरकार उस टाइम जल्दी एक्शन ले लेती और अपने फायदे के लिए भिंडरावाले को सपोर्ट नहीं करती और टाइम से अरेस्ट कर लेती, तो शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत नहीं आती और ये जो 5000 सिख, जो 5000 फैमिली जिन्होंने अपने यहाँ के आदमियों को खोया, वो नहीं खोते। आज भी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जिसको विधवा कॉलोनी कहा जाता है, क्योंकि वहां के हर आदमी को मार दिया गया था इस हिंसा में। तो हम क्या सीख सकते हैं इससे? वो लोग, आप लोग देखिए और कुछ ना कुछ इन चीजों से सीखिए जो पास्ट में हो चुका है। एक ऑपरेशन जिसने देश के प्रधानमंत्री की जान ले ली, 5000 निर्दोष लोगों की जान ले ली, और उससे पहले न जाने कितने हिंदू परिवारों की जान ली गई। तो इससे बस यही सीख सकते हैं कि हिंसा में हमेशा दोनों तरफ का नुकसान ही हुआ है, कभी फायदा नहीं हो पाया, और हिंसा करने से ना कभी आपको वो चीज मिल पाई जो आप लोगों ने चाही। तो अब इसी के साथ ये कहानी आज खत्म होती है। तो अगर आपको ये सब पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और कौन सी चीज पसंद आई वीडियो को कमेंट करके बताएं, और आपने पास्ट से क्या सीखा वो भी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।